हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 और लाइफ इन द डेजर्ट। ठीक है, पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले बना लिया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। आई होप आपको बहुत अच्छी चीज़ें उसमें समझ में आई होंगी। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कशन की थी और हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा कि कैसे लोगों का जीवन डेजर्ट में होता है, कितना टफ होता है। और हमने ये भी देखा कि डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। उनके बारे में हमने समझा। ओके, पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे सहारा डेजर्ट जो है बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है, जो कि लगभग 10-11 कंट्री के में उसकी सीमाएं लगती हैं, बॉर्डर लगते हैं। 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का सहारा डेजर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। और आज हम बात करने जा रहे हैं सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सहारा डेजर्ट में क्रोकोडाइल, एलिफेंट, लॉयन, जिराफ, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल्स वगैरह के कॉमन एलिमेंट वहाँ पाए जाते हैं। उनकी जो है कहते हैं कि सहारा डेजर्ट के अंदर बहुत सारी जो है बहुत अलग अलग टाइप की स्पीसीज वहाँ पाई जाती है। ओके, तो अब बात करते हैं सहारा डेजर्ट की क्लाइमेट के बारे में। देखो, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि सहारा बहुत ही गर्म मरुस्थल है। अल अजीजिया सबसे गर्म जगह है, मैंने पिछली बार आपको बताई थी। इसमें 57.7 टेम्परेचर नोट हुआ, मैंने बताया 1922 में। और इंडिया का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 51 है। और ये राजस्थान श्री गंगानगर में नोट किया गया था। तो इंडिया का सबसे जो गर्म जगह है वो राजस्थान में है। और दुनिया की सबसे गर्म जगह जिसको देखा जाए तो अल अजीजिया सहारा में ही है, और साउथ ऑफ ट्रिपोली लीबिया के नज़दीक है। अब जरा बात करते हैं क्लाइमेट, सहारा के क्लाइमेट के बारे में, पार्ट नंबर 2। ओके, पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्लाइमेट दो चीज़ों से मिलकर बनना होता है, हमेशा ध्यान रखना। जब भी किसी जगह क्लाइमेट की बात हो तो वो उस जगह के टेम्परेचर और उस जगह की रेनफॉल या ह्यूमिडिटी की बात करेगा कि उस जगह पर कितनी ह्यूमिडिटी वहाँ पर है। ओके, ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेगा। ओके, तो अब देखिए जरा बात कर लेते हैं हम भी सहारा के बारे में। तो सहारा का जो डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही गर्म है। वहाँ स्क्रोचिंग हीट, चिलचिलाती गर्मी वहाँ पर पड़ती है। पर्च ड्राई यानी कि बहुत ही सूखा सा मौसम, और बहुत ही छोटा सा रेनी सीजन वहाँ पर होता है। ये देखिए यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि चिलचिलाती गर्मी वाला एरिया है। स्क्रोचिंग का मतलब चिलचिलाती है। ओके, और छोटी सी बारिश का मौसम होता है। आसमान बिल्कुल क्लाउडलेस होता है, आसमान में बादल होते ही नहीं है, क्लाउडलेस स्काई होता है। बहुत ही गर्म और बहुत ही अजीब सा मौसम वहाँ पर होता है। स्काई बिल्कुल क्लियर, बारिश के नामो निशान दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएंगे। ओके, फिर देखिए मॉइस्चर जो है थोड़ा बहुत होता भी है तो वो इवेपोरेट हो जाता है इतनी गर्मी के कारण, और बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ओके, डे बहुत ही गर्म होते, अनबिलीवेबल हॉट, यानी कि अविश्वसनीय, बहुत ही खतरनाक टेम्परेचर। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड मेश्योर हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पर 50 डिग्री के लगभग दिन में होता ही है गर्मियों में। हीटिंग अप सैंड जो मिट्टी को गर्म कर देता है, और बेयर रॉक्स और जो चट्टानें वहाँ पर थोड़ी बहुत है उनको वो बिल्कुल गर्म कर देता है, और फिर लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर फिर इतनी गर्मी में रेडिएशन बनना शुरू हो जाता है, हीट रेडिएट होने लगती है और चारों तरफ गर्मी पैदा हो जाती है। नाइट में जैसे क्योंकि रेत है तो और रॉक्स हैं, तो रॉक्स और जो सैंड होती है, रॉक्स और सैंड जो होती है उनका एक स्वभाव होता है कि ये जल्दी ही गर्म हो जाती हैं और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इसीलिए नाइट में यहाँ पर जो है ठंड बहुत भयंकर लेवल पे बढ़ जाती है। सर्दियों में देखें तो यहाँ पर बहुत भयंकर ठंड हो जाती है, टेम्परेचर कई बार 0 डिग्री के आसपास नज़र आता है। ओके, तो ये यहाँ का क्लाइमेट हो गया, मतलब कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ की जो है वेजिटेशन, यानी कि पेड़ पौधे, और यहाँ के जो है जानवरों के बारे में। यानी कि ये हो गई एनिमल और वो हो गई एनिमल्स हो गए। ठीक है, एनिमल्स हो गए, और ये यहाँ की क्या हो गई, वेजिटेशन हो गई। ओके, तो वेजिटेशन सहारा में बहुत ही कम और बहुत ही अलग टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। ज़्यादातर कांटेदार झाड़ियाँ, जंगल पाए जाते हैं। कैक्टस यहाँ मिलेगा मोस्टली आपको, और डेट पाम यहाँ नज़र आएंगे, पाम के ट्रीज़, लंबे लंबे पाम के ट्रीज़, और अकाशिया यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ, और जो पेड़ यानी कि जिसको हम हमारी लैंग्वेज में बबूल भी बोलते हैं, बबूल का पेड़ वहाँ पर मिलेगा, कांटेदार झाड़ियाँ होंगी। ओके, लंबे लंबे कांटे होंगे उनके, वो अकाशिया वहाँ पर खूब मिलती है सहारा में।
और कुछ जगह पर थोड़ी बहुत हरे हरे घास के मैदान भी मिलेंगे जिनको ओसिस कहा जाता है। इनको क्या कहेंगे, ओसिस। यहाँ पर कई जगह पर मिल सकते हैं। ये थोड़ा सा इतने बड़े मरुस्थल में छोटा सा एक जगह है जिसको हम ओसिस कहते हैं, थोड़ा बहुत हरी भरी जगह वहाँ पर आपको ग्रीन आइलैंड टाइप में नज़र आएगी। और फिर वहाँ पर आपको पाम के और खजूर के लंबे लंबे ट्री चारों तरफ नज़र आएंगे। जानवरों में देखा जाए तो कैमल्स यानी ऊँट बहुत मिलेंगे यहाँ पर, हाइनाज यानी कि लक्कड़बग्गे बहुत मिलेंगे, जैकल्स और फॉक्सीज, स्कॉर्पियन, बिच्छू वहाँ पर बहुत मिलेंगे। अलग अलग वैरायटी के वहाँ पर जीव जंतु आपको नज़र आएंगे। ओके, देखिए आगे देखते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये एक ओसिस है, यहाँ पर ओसिस है ये वाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना एक हरा भरा, इतने बड़े मरुस्थल में एक छोटा सा हरी सी जगह हमें नज़र आई है। ये ओसिस है, ओसिस इन सहारा डेजर्ट। ओके, अब देखिए और जानवरों की बात करें तो यहाँ पर स्नेक्स बहुत मिलेंगे, लिजार्ड, छिपकलियाँ बहुत मिलेंगे यहाँ पर, और एनिमल स्पीसीज यानी कि रैट वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके, अब जरा बात करते हैं कि जो पीपल्स यानी कि लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। तो सहारा के जो लोग होते हैं वो बहुत ही हार्श क्लाइमेट में रहते हैं, बहुत ही खतरनाक क्लाइमेट में, बहुत ही गर्मी वाले क्लाइमेट में रहते हैं। और यहाँ पर जो अलग अलग लोगों के ग्रुप पाए जाएंगे वो यहाँ पर बसते हैं। यहाँ पर इस जगह पर इनहेबिटेट है उनका, मतलब उनका बसाव स्थल है। यहाँ पर बहुत सारी जगह पर उन्होंने अपना सेटलमेंट कर लिया है। ठीक है, हूँ परस्यू द डिफरेंट एक्टिविटी, वो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी सहारा के लोग करते हैं। इनमें ज़्यादातर जो पीपल्स होते हैं उन ट्राइबल्स या उन लोगों का नाम है जो यहाँ की जातियाँ हैं। बेंदुइन्स जाति सहारा में मिलेगी, एक तुरागेज यहाँ पर बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि वहाँ पर सहारा में किस टाइप के लोग हैं, बेंदुइज एंड तुरागेज। तो इस टाइप की नोमैडिक ट्राइब यानी कि घुमक्कड़ जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो यहाँ पर खूब आपको मिलेंगे। इनके जानवर लिव स्टॉक यानी कि पशु पालक समुदाय है, तो इनके पशु इनके साथ मिलेंगे जिनमें बकरियाँ, भेड़, ऊंट और घोड़े भी यहाँ पर ये लोग रखते हैं। दीज एनिमल प्रोवाइड, ये एनिमल इन ट्राइबल पीपल को मिल्क और खाल वगैरह, ऊन और जो ये कहें कि भाई सींग वगैरह जो उनकी ज़रूरत होती है ज़्यादातर वो उनको मिलेंगे उन जानवरों से। और वो उनसे जो है जो हाइड्स वगैरह होती हैं उनसे लेदर बना लेंगे। स्किन, एनिमल स्किन को हाइड्स कहते हैं, या फिर उनके जो भी पार्ट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं ये लोग। तो वो लेदर बनाएंगे उससे, लेदर से फिर बेल्ट, स्लीपर्स यानी कि चप्पलें वगैरह और जो वाटर बॉटल्स वगैरह भी वो बना लेते हैं। ओके, उनके जो जानवरों के बाल होते हैं उनको मैट बनाने में, कारपेट बनाने में, क्लॉथ्स बनाने में और ब्लैंकेट बनाने में यूज़ करते हैं। मैट्स यानी कि जो घरों में यूज़ की जाती है, कारपेट भी घरों में यूज़ की जाती है, नीचे बिछाई जाती है। और क्लॉथ्स यानी कि कपड़े भी उनसे तैयार करते हैं, और ब्लैंकेट मतलब चादरें यानी कि कंबलें भी वो तैयार करते हैं। कहते हैं कि बहुत ही गर्म चादरें हो जाती हैं ये, और बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, ठंड नहीं लगती उसमें, इतनी बढ़िया होती है ये लोग जो सहारा के लोग हैं, बेंदुइन्स और तुगरेज, ये हैवी रोब्स पहनते हैं। बड़ा सा कोट होता है, लंबा कोट होता है एक, वो ये लोग पहनते हैं। और ये हैवी रोब्स ही जो ऊपर से यानी कि ऊपर जो गर्दन के पास से लेकर नीचे पैरों तक वो एक लंबा कोट होता है जो उनको बचाता है बहुत भयंकर डस्ट स्टॉर्म से, धूल के बादलों से और गर्म हवाओं से उनको ये हैवी रोब्स बचा लेता है। एक लंबा सा कोट जो वहाँ के लोग अपनी प्रोटेक्शन में पहन लेते हैं। ओसिस सहारा के बड़े फेमस हैं, ओसिस सहारा में बहुत मिलते हैं। और नाइल वैली इजिप्ट में भी इस प्रकार के ओसिस नज़र आते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन रहती हुई नज़र आती है। भी देखो जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी, थोड़ी बहुत हरियाली होगी वहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकेगी, और एग्रीकल्चर हो सकेगी तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। ओके, तो वहाँ पर नाइल वैली के आसपास इजिप्ट में लोग रह रहे हैं, वाटर थोड़ा बहुत वहाँ पर उनको मिल रहा है, तो इसलिए वो वहाँ पर जो है बड़े बड़े डेट पाम यानी कि खजूर वगैरह लगा चुके हैं। वहाँ की क्रॉप्स ज़्यादातर राइस, व्हीट, बार्ले और बीन्स यानी कि चावल, गेहूँ और बार्ले और बीन्स यानी कि फलियाँ वगैरह और बार्ले जो वहाँ पर वो उगा लेते हैं। ओके, इजिप्ट की कॉटन बड़ी फेमस है भाई। इजिप्ट जो कि सहारा का ही एरिया है तो उसकी कॉटन की स्पेशलिटी पूरी दुनिया में फेमस है। ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। इजिप्ट की कॉटन बहुत ही लंबे धागे की कॉटन होती है, दुनिया के लोग उसे पसंद करते हैं। ब्रिटेन के लोग भी इजिप्ट से खरीद के ले जाते हैं, वर्ल्ड वाइड उसका व्यापार चलता है कॉटन का। ओके, एक और बड़ी बात, यहाँ पर पेट्रोलियम की डिस्कवरी हुई है। ये ऑयल का मतलब यहाँ पर पेट्रोलियम से है कि पेट्रोलियम यहाँ पर बड़े लेवल पे निकाला गया है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है और बड़ी डिमांड है, ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड कि यहाँ के पेट्रोलियम की बड़ी डिमांड है। अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट
ये वो 3 कंट्री हैं सहारा डेजर्ट के जो बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोलियम निकालते हैं। इन्हीं की वजह से ये एरिया इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, इजिप्ट इतना ज़्यादा जो डेवलप हो गया है, सहारा डेजर्ट के ये एरिया इसीलिए बड़े ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। ओके, और दूसरे कुछ मिनरल पेट्रोलियम के अलावा जो और यहाँ से कुछ चीज़ें निकलती हैं, उनमें आयरन सहारा में बहुत मिलता है और फास्फोरस भी यहाँ से निकाला जाता है, मैग्नीज भी यहाँ मिलेगा, यूरेनियम भी पाया जाता है। तो ये सहारा की अदर स्पेशलिटी हो गई। ठीक है, पेट्रोलियम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। कल्चरल लैंडस्केप की बात की जाए कि यहाँ पर कल्चर कैसा है सहारा का, तो वो बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो रहा है लगातार। यहाँ पर अब नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, ग्लिम्स ऑफ ग्लासेस केसीज ऑफिस बिल्डिंग, बहुत लंबे लंबे टावर्स वहाँ बन रहे हैं, क्योंकि देखो अब वो डेवलप होने लगे हैं ऑयल की वजह से मान लीजिए, या फिर वहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, उस वजह से मान लीजिए बड़े बड़े टावर्स, बड़े बड़े मॉस्क्यू, सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस करते हुए यानी कि एक दूसरे को काटते हुए बड़े बड़े लंबे लंबे हाईवे बनने लगे हैं। और अब वो जगह बदल गई है जहाँ पर पुराने समय में कभी ऊँटों के रास्ते हुआ करते थे, आने जाने के रास्ते ऊँटों के होते थे, वो अब बिल्कुल बदल गए हैं, सुपर हाईवेज वहाँ पर बन गया है। अब कैमल्स की जगह ट्रक्स यूज़ की जाने लगे हैं, कैमल्स की जगह अब रिप्लेस हो गई है, अब ट्रक्स उनकी जगह पर आ गए हैं और वो नमक का व्यापार भी करते हैं। सहारा के लोग बहुत बड़े लेवल पे नमक भी तैयार करते हैं। जैसे बेंदुइज और तुगरेज के बारे में मैंने बात की थी, अब ये गाइड्स बन गए हैं, फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और वो फॉरेन टूरिस्ट लोगों को जो यहाँ पर आते हैं तो तुगरेज उनको अब गाइड करते हैं और अफ्रीका यानी कि जो इजिप्ट वगैरह उनको दिखाते हैं, बेंदुइन्स वगैरह भी। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो नोमैडिक हर्ड्समैन थे, ज़्यादातर जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग थे, अब वो शहरों की लाइफ जीने लगे हैं और शहरों में उनको जॉब मिलने लगी हैं। और बहुत सारी जगह पर जहाँ पेट्रोलियम निकाला जाता है या गैस एलपीजी वगैरह या सीएनजी तैयार की जाती है, वहाँ पर वो अब उनको जॉब मिलने लगी और वो काम करने लगे हैं। तो काफ़ी बदल गया है सहारा अब। ओके, अब देखिए डू यू नो में एक दिखा रखा है यहाँ पे कुछ डू यू नो, आप यहाँ पर देखिए, इसके बारे में कुछ बढ़िया नॉलेज होगी, एनटीएससी में कई बार क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए डिप्रेशन यानी कि कई बार खड्डे बन जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर डिप्रेशन मतलब खड्डा बन जाता है। जब तेज़ हवा चलती है तो सैंड्स उड़ जाती हैं, हवा उन्हें बहा ले जाती है और फिर खड्डे तैयार होते चले जाते हैं। और जब कभी ऐसा होता है तो कई बार तो अंडरग्राउंड वाटर भी जो है सरफेस पे ऊपर नज़र आने लगता है, थोड़ा सा खोदने के बाद ही अंडरग्राउंड वाटर आप वहाँ से निकाल सकते हो। ओके, इस तरह ओसिस बनते चले जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह से ओसिस बनते हैं। जब वहाँ की रेत उड़कर कहीं और चली जाए और लैंड्स नीचे की नज़र आने लगे और फिर वहाँ पर आप बोरवेल करके या कुएं खोदकर पानी निकाल सके और डेवलपमेंट हो सके, तो उससे क्या होता है, ओसिस बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ये एरिया बहुत ही फर्टाइल हो जाते हैं, फिर पानी की आने की वजह से पीपल यहाँ पर सेटल होने लगते हैं और पानी की वजह से वहाँ पर वो लोग बहुत बड़े लेवल पे डेट पाम खजूर वगैरह लगाने लग जाते हैं और फसलें भी उगाने लग जाते हैं। जैसे कि हमने बताया भी था कि वो राइस, व्हीट और बार्ले उगाना शुरू कर देते हैं। कई बार ये ओसिस इतने बड़े हो जाते हैं कि बहुत ही बड़े, अब नॉर्मल साइज़ में, वैसे तो ओसिस छोटे ही होते हैं लेकिन कई बार डेवलपमेंट की वजह से बहुत बड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक ओसिस है तिफला लेट जो है बहुत ही बड़ा ओसिस है, मोरक्को कंट्री में है ये सबसे बड़ा ओसिस माना जाता है। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, सबसे बड़ा अफ्रीका यानी कि जो सहारा डेजर्ट का सबसे बड़ा ओसिस है। ऐसे एनटीएससी क्वेश्चन कई बार आते हैं भाई, ध्यान रखना कि सबसे बड़ा जो ओसिस कौन सा है, तो तिफला लेट मोरक्को में सबसे बड़ा ओसिस पाया जाता है। ओके, अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, हम नए एक और कोल्ड डेजर्ट के बारे में, लद्दाख के बारे में। ठीक है, ये देखिए लद्दाख जो आपके इंडिया में सबसे ऊपर पाया जाता है, आप ये मैप देख सकते हैं, इसमें आप लद्दाख को देखोगे कि लद्दाख, ये देखिए अब यहाँ से लेकर लगभग ये पूरा लद्दाख यहाँ बना दिया गया है। ओके, जम्मू कश्मीर एरिया को छोड़कर इतना ये अब जो है ये पूरा एरिया लद्दाख बन गया है। तो आप देखोगे गिलगित एरिया लद्दाख में पड़ता है, यहाँ पर लद्दाख का एरिया और सियाचिन ग्लेशियर हो गया। इसके अलावा देहरा गोम्पाज, यहाँ पर बहुत सारे गोम्पाज भी बने हुए हैं। यहाँ पर लद्दाख रेंज बनी हुई है, यहाँ पर कराकोरम की रेंज भी है माउंटेन्स की। यहाँ पर बहुत सारे पासिस भी हैं, बारालाचा, रोहतांग पासिस, ये बहुत बने हुए हैं। अब देखोगे यहाँ पर जोजिला पासिस भी है, यहाँ पर जो है श्योक एरिया भी पड़ता है, श्योक नदी है, तो ये काफ़ी फेमस एरिया है। तो ये सारा है और बहुत ही ठंडा डेजर्ट है, ये बहुत ही ठंडा डेजर्ट है। ये वो सियाचिन ग्लेशियर है जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा बहुत पहले कर लिया था, 1962 में ये बहुत डिस्प्यूटेड लैंड बन गई थी।
तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में जो लद्दाख डेजर्ट है वो कैसा है, किस तरह का है। तो सबसे पहली बात तो लद्दाख का मतलब समझ लेते हैं। लद्दाख दो शब्दों से मिलके बना। यहाँ पर ला का मतलब है माउंटेन यानी कि पहाड़ ऊंचे ऊंचे, और दाग का मतलब होता है कंट्री यानी कि माउंटेन पास भी हम उसको कह सकते हैं। ला का मतलब है माउंटेन पास यानी कि आने जाने के रास्ते, और आने जाने के रास्ते पे जो कंट्री बस गया है उसे हम क्या कहेंगे, लद्दाख। लद्दाख तो लद्दाख एक ऐसा कंट्री है जहाँ से लोग चाइना या चाइना से इंडिया आते जाते रहे हैं, तो एक ऐसा कंट्री जो वहाँ पर बस गया है। अब जरा लद्दाख के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। देखिए लद्दाख के बारे में हम यहाँ पढ़ने लग रहे हैं। तो देखिए लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट माना जाता है क्योंकि ये ठंडा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल यहाँ पर भी एग्रीकल्चर वगैरह या फिर वेजिटेशन ज़्यादा नहीं पाई जाती, तो ये एक ठंडा मरुस्थल है। देखिए लद्दाख इज़ ए कोल्ड डेजर्ट, बहुत ही ठंडा मरुस्थल है। ग्रेटर हिमालय के पार्ट में ये पाया जाता है, और इसके ईस्टर्न साइड में जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर नहीं है इसके, अब जो है साउदर्न साइड में यानी कि पाया जाता है जम्मू कश्मीर। ओके, और यहाँ जो पहाड़ों के अंदर जो पहाड़ों की रेंज है, पहाड़ी रेंज है, माउंटेन रेंज है, वो काराकोरम रेंज पाई जाती है। हिमालय की काराकोरम रेंज यानी कि पहाड़ों की श्रृंखलाएँ हैं, काराकोरम श्रृंखलाएँ, रेंज को श्रृंखलाएं कहते हैं, नॉर्थ में पाई जाती है। जास्कर माउंटेन रेंज भी यहाँ पर बहुत पाई जाती है साउथ की तरफ। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जिसमें लद्दाख के अंदर बहुत सारी नदियाँ, जैसे इंडस मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है यहाँ की, और यहाँ पर गहरी गहरी घाटियाँ भी बनती है नदियों की, और गोर्ज भी बनते हैं, बड़े बड़े खड्डे भी बनते हैं यहाँ पे। बहुत सारे ग्लेशियर भी लद्दाख से बहकर निकलते हैं लद्दाख से, जैसे कि गांगरी ग्लेशियर इसी का एक एग्जाम्पल है जो कि लद्दाख से बहकर चलता है। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ़ की नदी होती है, जब बर्फ़ पिघल के नदी के रूप में बहकर चल पड़े तो उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। लद्दाख बहुत ऊंचाई पर है, हिमाचल प्रदेश से भी ऊपर यानी कि बहुत ऊंचाई से है। सी लेवल पे देखें तो लद्दाख की 3000 मीटर से लेकर यानी कि 3 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पूरा फैला हुआ है। काराकोरम तक पहुँचे तो 8,000 मीटर की ऊंचाई हो जाती है, लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई हो जाती है। 3 किलोमीटर के लगभग कारगिल एरिया शुरू हो जाता है, तो कारगिल के बाद 8000 मीटर तक काराकोरम रेंज में जो है लद्दाख का एरिया पाया जाता है। इतने हाई अल्टीट्यूड पे, इतने हाई 8000 मीटर के अल्टीट्यूड पे वहाँ पर बहुत भयंकर बर्फ़ पड़ती है, और जो बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, बर्फ़बारी होती है, बल्कि स्नोफॉल ज़्यादा होता है, बारिश नहीं होती, बिल्कुल ही कम बराबर होती है। एयर यहाँ पर इतनी हाई अल्टीट्यूड में बहुत ही पतली हो जाती है, बल्कि ना के बराबर ही मिलती है। और सन हीट जो है वो यहाँ पर बहुत भयंकर जो है इंटेंस लेवल पे फील होती है, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त हीट स्क्रोचिंग नज़र आती है। ओके, और यहाँ डे का टेम्परेचर, दिन में टेम्परेचर, गर्मियों का टेम्परेचर देखें, सर्दियों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, सर्दियों में भी लगभग गर्मियों में भी लगभग 0 डिग्री का टेम्परेचर लगभग होता है। और अगर हम बात करें विंटर की, तो विंटर में तो जो है गर्मियों में जब माइनस यानी कि रात में माइनस कितना 30 हो जाता है और दिन में 0 डिग्री होता है, तो सर्दियों की तो बात ही अलग है। विंटर में ये मान के चलो कि बहुत भयंकर टेम्परेचर, दिन में ही -40 के लगभग टेम्परेचर होता है। लद्दाख की सबसे ठंडी जगह द्रास सेक्टर है, द्रास सेक्टर, जहाँ पर -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नोट किया गया था। ओके, तो ये बहुत ही खतरनाक एरिया है। हमारे फौजी, हमारे जो देश को सुरक्षा करने वाले जो फौजी होते हैं वो यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात होते हैं, बहुत ही खतरनाक ड्यूटी उनको यहाँ पर करनी होती है, ये बहुत डेंजरस एरिया है। ओके, अब बात करते हैं लद्दाख के बारे में कुछ और। यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है। देखो रेनफॉल के बारे में बताया गया कि यहाँ पर रेन शेडो एरिया है, यानी कि बारिश होती ही नहीं है हिमालय में। यहाँ पर लद्दाख वाले एरिया में बहुत ही कम रेनफॉल होती है, 10 सेंटीमीटर भी हर साल होती नहीं है। ऐसा ही स्केल राजस्थान का भी है, जो हमारे राजस्थान जो थार का डेजर्ट है वहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, और हिमालय की इस लद्दाख एरिया में भी 10 सेंटीमीटर बारिश हर साल होती है। और इसीलिए यहाँ पर ठंडी हवाएँ जो है बहुत भयंकर लेवल पे चलती है, और बर्निंग हॉट सनलाइट यानी कि सूरज की किरणें यहाँ पर जलाती है सब कुछ। अब आप कहोगे इतनी ठंड है फिर सूरज की किरणें कैसे जलाएंगी, क्योंकि भाई सन रेज जो होती है वहाँ पर जो आती है वो बर्फ़ जो है उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और जो भी आदमी वहाँ पर पहुँचेगा वो सन रेज उसको पूरी तरह से इफेक्ट करेंगी। एक्चुअल में क्या होती है, बर्फ़ का एरिया है तो सन रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है वहाँ से, और वहाँ कुछ एरिया को गर्म, वो मतलब बहुत सारे एरिया को, किसी भी एरिया को लद्दाख में वो गर्म नहीं कर पाती, लेकिन जो लोग या जो हाउस वगैरह या जो जैसे भी कुछ वहाँ पर बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो उसको बहुत भयंकर लेवल पे गर्म कर सकती हैं।
तो देखिए आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप वहाँ पर बर्फ़ में, वहाँ लद्दाख एरिया में अगर वहाँ पर आप बैठे हो कहीं पर, सन वहाँ धूप आ रही है आपके पास, तो आपके पैर जो है, आपने अपने पैर जो है छाया में किए हुए हैं, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके पैर जो हैं बहुत भयंकर जो है, आपके पैरों को फ्रोस्ट बाइट करेगी, मतलब ठंड से वो, मतलब ठंड मतलब पैरों को लगने लगेगी और चुभने लगेगी। और ऊपर जो आपकी बॉडी है वो भयंकर लेवल पे सनस्ट्रोक आपको यानी कि फील होने लगेंगे। सूरज की गर्मी यानी कि सूरज की रोशनी है वो आपको बहुत भयंकर तंग कर सकती है, ठीक है, उसी समय में। तो ये बहुत ही खतरनाक एरिया है। अब बात करते हैं अगर लद्दाख के जो वेजिटेशन और जानवरों की फ्लोरा एंड फैना के बारे में, तो देखिए ये बहुत ही ड्यू टू हाई एरिडिटी, मतलब कि बहुत भयंकर गर्म, बहुत भयंकर बर्फ़ के कारण या वेजिटेशन ना के बराबर है। स्प्राश मतलब दूर दूर कुछ कुछ पेड़ नज़र आते हैं, पेड़ तो नज़र ही नहीं आते, कहीं दूर दूर तक घास के मैदान नज़र आते हैं। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर तक सेंटी यानी कि बहुत ही कम घास के कुछ स्थल नज़र आते हैं, पैचेज ऑफ ग्रासेस एंड शर्ब, थोड़ी बहुत झाड़ियाँ नज़र आती हैं जो एनिमल उसको वहाँ पर खा लेते हैं, एनिमल चराए जाते हैं, यानी कि एनिमल वहाँ पर घुमाए जाते हैं। ओके, फिर देखिए वहाँ जो विलो के कुछ पेड़ वहाँ नज़र आएंगे। ये विलो ट्री वही ट्री होता है जिससे क्रिकेट का बैट तैयार किया जाता है। विलो की लकड़ी से क्रिकेट का बैट तैयार किया जाता है। ओके, और पॉपुलर के पेड़ भी यहाँ पर बहुत होते हैं। पॉपुलर के पेड़ों का फिर बाद में अलग अलग पेपर वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है, क्रश करके बाद में पेपर बना लेते हैं। ओके, तो ये घाटियों में यानी कि लद्दाख की घाटियों में थोड़ा बहुत ये मिलेगा। समर के समय यानी कि गर्मी के मौसम में यहाँ पर फ्रूट ट्री में फ्रूट्स आने शुरू हो जाएंगे, जैसे एप्पल, एप्रिकोट और वालनट। यहाँ पर मतलब उन पे फूल आने शुरू होंगे और फिर बाद में उनमें फल बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये एप्पल या एप्रिकोट थोड़ी बहुत यहाँ पर और वालनट यहाँ उगते हैं। ओके, यहाँ पर बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज आपको नज़र आएंगी, जैसे यहाँ पर लद्दाख में रॉबिन्स आपको नज़र आएंगे बर्ड्स, रेड स्टार्ट बर्ड यहाँ नज़र आएगा, तिब्बतन स्नो कोक यहाँ पर आपको नज़र आएगा, तिब्बतन स्नो कोक जो होता है वो यहाँ पर नज़र आएगा आपको, राविन यहाँ पर नज़र आएंगे आपको, होपू भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कॉमनली, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस माइग्रेटरी बर्ड है जो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। एनिमल जो लद्दाख के होते हैं उसमें वाइल्ड गोट यानी कि बकरियाँ, जंगली बकरियाँ, वाइल्ड शीप यानी कि जंगली भेड़, याक वगैरह नज़र आ सकती है वहाँ पे, और वहाँ पर आपको डॉग्स भी नज़र आएंगे, यानी कि वहाँ पर स्पेशल डॉग्स होते हैं जो कि वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, स्लेज गाड़ियाँ खींचने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एनिमल वहाँ पर जो है रियरिंग किए जाते हैं, तो एनिमल इसलिए चराए जाते हैं ताकि उनसे आपको मिल्क मिल सके, मीट मिल सके, और आपको अदर जो उनकी जो स्किन्स वगैरह होती हैं, हाइड्स, वो भी आपको मिल सके, इसलिए लोग वहाँ के जो है क्या रखते हैं, एनिमल्स रखते हैं। याक जो होती है जो वहाँ बहुत ही फेमस है, बड़े बड़े बालों वाली, उससे दूध ये लोग यूज़ करते हैं, उससे चीज़ और बटर तैयार किया जाता है। और द एयर ऑफ शिप यानी कि जो भेड़ों के बाल होते हैं या गोट के जो बाल होते हैं उनसे फिर ऊन तैयार की जाती है। अब देखिए हम बात करते हैं लद्दाख के लोगों के बारे में, और इधर जो है हम डू यू नो में देख लेते हैं थोड़ा सा। डू यू नो में चीरू, द चीरू तिब्बतन एंटीलोप, एक ऐसा हिरण वहाँ पर पाया जाता है जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पीसीज है वहाँ पे। और ये चीरू जो है हिरण है, एंटीलोप है ये, इसको शिकार इसलिए किया जाता है, इसलिए ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इसकी ऊन बहुत फेमस है। शातूश नाम की ऊन होती है जिसका लोग यूज़ करते हैं। ये बहुत ही हल्की होती है और बहुत ही गर्म होती है, एक्सट्रीमली जो लाइट वेटेड एंड एक्सट्रीमली वार्म। तो इसीलिए जो है एंटीलोप को लोग मार देते हैं और उससे निकाल लेते हैं उनकी ऊन, शातूश। याद रखना, बहुत ही हल्की और बहुत ही गर्म होती है, सर्दियों में बहुत काम आती है। चलिए अब जरा जान लेते हैं, नीचे एक और डू यू नो है। तो पहला यानी कि फाइनेस्ट क्रिकेट बैट जो है वुड ऑफ विलो ट्री की लकड़ियों से तैयार किए जाते थे। जो क्रिकेट की बैट की जो नीचे का जो बल्ला होता है, ये देखिए, जो क्रिकेट का बैट का जो नीचे का बल्ला होता है, इतना हिस्सा, ये देखिए, इतना हिस्सा जो क्रिकेट का होता है बल्ला नीचे का, वो विलो ट्री से तैयार किया जाता है। और ऊपर जो इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर जो उसका जो हत्था तैयार किया जाता है, ये देखिए, ऐसा जो क्रिकेट का ऊपर का हत्था तैयार किया जाता है वो बेंत से तैयार किया जाता है। वो किससे तैयार किया जाता है? बेंत की लकड़ी, बेंत वुड से तैयार होता है, इसलिए वो गोल गोल होता है।
जो बूढ़े लोग यूज़ नहीं करते बेंत वगैरह, चलने के लिए बेंत यूज़ की जाती है लकड़ी की, तो वो बेंत की लकड़ी से ऊपर का हत्था तैयार किया जाता है और नीचे का बेड जो है वो विलो ट्री से तैयार किया जाता है, जो लद्दाख में काफ़ी पाई जाती है। ओके, अब ज़रा देखते हैं यहाँ के लोगों के बारे में कुछ बातें। जो लद्दाख के लोग हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे हैं ये। तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि लद्दाख के जो पीपल हैं वो मिलते हैं तिब्बत के लोगों से, तो तिब्बत के जैसे दिखते हैं। और सेंट्रल एशिया में मतलब कि मंगोलिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान के लोगों के जैसे वो दिखते हैं। यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम और बुद्धिस्ट धर्म के लोग पाए जाते हैं। ओके, और यहाँ पर बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बनी हुई है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का मतलब वहाँ पर बौद्ध धर्म के जो प्रचारक वहाँ पर पाए जाते हैं और उनके वहाँ पर बड़े बड़े धर्मशालाएं और बड़ी बड़ी मोनेस्ट्री पाई जाती है। ठीक है, लद्दाख की लैंडस्केप वहाँ पर आपको नज़र आएगा और उनका जो ट्रेडिशनल जो एरिया है वो गोम्पाज कहलाते हैं। बुद्धिस्ट मिशनरी के जो वहाँ पर वो कॉमनली रहते नज़र आते हैं वो गोम्पाज कहलाते हैं। अब कुछ बुद्धिस्ट मिशनरी के नाम यहाँ दिखाए गए हैं जो लद्दाख में पाई जाएगी। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत फेमस है। लद्दाख के अंदर पाई जाने वाली हेमिस जो है बुद्धिस्ट मिशनरी, थिक्शे बुद्धिस्ट मिशनरी, शेई बुद्धिस्ट मिशनरी, ये बहुत ही फेमस है। और एक लामा यूरी बुद्धिस्ट मिशनरी बहुत ही फेमस है। तो ये आपके एनटीएससी क्वेश्चंस और जो है आपके यूटी और जो फाइनल एग्जाम में भी इस तरह की मोनेस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। तो ध्यान रखना, लद्दाख के अंदर ये 4 टाइप की मोनेस्ट्री बड़ी फेमस है, और भी बहुत सारी है लेकिन ये 4 बड़ी फेमस है। ओके, अब देखिए समर सीजन में ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कल्टीवेशन का काम शुरू करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। बारले, क्योंकि सर्दियों में तो बहुत बर्फ़ पड़ती है तो गर्मियों में ही ये लोग कुछ उगा पाते हैं। पोटैटोज़ उगा लेते हैं, बारले उगा लेते हैं, पीज़ उगा लेते हैं, बीन्स उगा लेते हैं, टर्निप उगा लेते हैं। तो ये इनका मेन फसल हो जाता है। ओके, क्लाइमेट जो है विंटर में बहुत ही हार्श क्लाइमेट हो जाता है, तो ऐसे में कुछ भी वहाँ पर उगती नहीं है। तो लोग उस समय फेस्टिवल मनाते हैं, सेरेमनीज़ करते हैं, जैसे बर्थ सेरेमनी हो गया या फिर ये कहें कि भाई जो है मैरिज सेरेमनी हो गई। तो इस तरह से वो लोग करते हैं। यहाँ की लद्दाख की औरतें बड़ी हार्ड वर्किंग होती है, बहुत ही मेहनती होती हैं। ये न केवल घर संभालती हैं बल्कि ये फील्ड में भी काम करती है, खेतों में भी काम करती है, और ये छोटे छोटे बिजनेस भी चलाती हैं, दुकानें भी रखती हैं, दुकानें भी चलाती हैं। लद्दाख की जो कैपिटल है, जो लेह जो है वो लद्दाख की कैपिटल है, बहुत ही फेमस है। ये भी लेह कैपिटल, याद रखना लद्दाख की कैपिटल है। और ये जो है रोड और एयर से बहुत बढ़िया ढंग से जुड़ी हुई है, यानी कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर नेशनल हाईवे जो है 1A पाया जाता है, याद रखना। यहाँ का सबसे बढ़िया और बेहतरीन नेशनल हाईवे है जो लद्दाख को कश्मीर से जोड़ देता है। लेह कैपिटल को, जो लद्दाख की कैपिटल है, उसको कश्मीर से जोड़ देता है। और जोजिला पास तक ये उस घाटी में उसको मिला देता है। ओके, तो देखिए ऐसे बहुत सारे पासेस हिमालय में हैं। जोजिला पास हो गया, सिपकिला पास हो गया, नाथुला पास, बहुत सारे हैं। लेकिन इस जोजिला की बात हम जरूर करेंगे क्योंकि ये 1A हाईवे से जुड़ा हुआ है। ओके, ये देखिए यहाँ पर इस तरह के थिक्सी मोनेस्ट्री यहाँ पर पाई जाती है। देखो थिक्सी का दिखा रखा है, ये एक मोनेस्ट्री आप देख सकते हो। यहाँ पर ये बौद्ध मठ हैं। ये मोनेस्ट्री को आप मठ भी कह सकते हैं, बौद्ध मठ इनको कहते हैं, बौद्ध मठ। ये मठ में बौद्ध धर्म के लोग प्रचार करते हैं अपने धर्म के बारे में। तो ये यहाँ पर बड़े लेवल पे आपको ये दिखाई देगी। इस तरह की बहुत सारी मोनेस्ट्री पाई जाती है। ओके, धर्म की ज्ञान की बातें ये देते हैं। ओके, अब एक और देखिए, डू यू नो में एक और यहाँ दिखा रखा है लद्दाख में जो बड़े बड़े जो स्नो लैंड्स हैं, यानी कि जहाँ बर्फ़बारी बड़े लेवल पे होती है, तो लद्दाख के लोकल पीपल उसको क्या कहते हैं, खपाचन कहते हैं। उस स्नो लैंड को जहाँ पर बहुत भयंकर बर्फ़ पड़ी हुई है उसको वो खपाचन कहते हैं। ये याद रखना, ये भी एनटीएससी क्वेश्चन है कि स्नो एरिया, स्नो लैंड को वो लोग क्या कहते हैं, तो वो क्या है, खपाचन। ओके, चलो देखिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ लद्दाख में जो है टूरिज़्म बड़ा फेमस है। ये देखिए लद्दाख का टूरिज़्म बड़ा फेमस है। यहाँ पर टूरिज़्म एक्टिविटी बहुत बड़े लेवल पे होती है और बहुत सारे टूरिस्ट यानी कि जो इंडिया से भी आते हैं लद्दाख में और बाहर विदेशी भी यहाँ पर खूब आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे गोम्पाज बने हुए हैं, बुद्धिस्ट मिशनरी के गोम्पाज बने हुए हैं। और यहाँ के लोग घास के मैदानों को देखने के लिए आते हैं, ट्रैकिंग करने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं, ग्लेशियर भी देखने के लिए आते हैं। और सेरेमनी जो लद्दाखी पीपल की जो सेरेमनी होती है उसको भी ये लोग देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है, लद्दाख के पीपल भी अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, जैसे कि सहारा के लोग चेंज हो रहे थे, अब भी वो नए मॉडर्नाइजेशन की एज में जुड़ चुके हैं। लद्दाख के पीपल अब पिछले 100 साल से काफ़ी बदलाव देखने को मिला।
और अब वो अपनी लाइफ में बड़े लेवल पे, जो पहले नेचर से जुड़े होते थे अब वो मॉडर्न होते जा रहे हैं। वैसे तो खैर यहाँ पे लद्दाख में रिसोर्स बहुत कम है, लेकिन फिर भी जहाँ पर पानी और जो उनको फ्यूल यानी कि लकड़ियाँ मिल जाती हैं, रहने की जगह वो वहाँ पर बना लेते हैं, और उनको अब थोड़ी केयर की ज़रूरत पड़ रही है। लद्दाख को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि 8 यूनियन टेरिटरी अब इंडिया में है, 8 यूनियन टेरिटरी है, और लद्दाख जो है लास्ट यूनियन टेरिटरी बना है अभी, ठीक है। और जो है 28 हमारे इंडिया में स्टेट उठ चुके हैं, ठीक है। तो हमें लद्दाख के बारे में नॉलेज हमें मिली। अब देखिए ज़रा यहाँ पर डू यू नो में कुछ और बातें दिखाई गई है कि मनाली जो एरिया पड़ रहा है, मनाली लेह हाईवे जो है, वहाँ पर 4 प्रकार के पासेज उससे कनेक्ट होते हैं। सबसे पहला पासेज रोहतांग ला, ये एक सबसे फेमस पास है। फिर उसके बाद दूसरा पास है यहाँ पर बारालाचा, तीसरा पास है यहाँ पे लोंग लाचा, और 4 नंबर का पासेज है यहाँ पर तांगलाचा। तो ये बहुत ही फेमस है। ये जुलाई और सितंबर के बीच में खुलते हैं, ठीक है। ये जुलाई और सितंबर के बीच में, मतलब समर के मौसम में ही खुलते हैं, बाकी टाइम ये बंद हो जाते हैं क्योंकि बर्फ़ जम जाती है, ठीक है। ये हाईवे उसी टाइम में ओपन होते हैं। तो याद रखना 4 पासेज मनाली लेह हाईवे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा 1A हाईवे उसके साथ ही कनेक्टेड होते हैं। ओके बेटा, तो हमने इस लेसन को आज कंप्लीट किया, और आप लोग पार्ट नंबर 2 में काफ़ी नॉलेज आपको इकट्ठी हुई। आपने लद्दाख के बारे में पढ़ा, और आपने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, लद्दाख की मोनेस्ट्री, यहाँ के जो जंगल जो फ्लोरा एंड फना है उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। तिब्बतन एंटीलोप के बारे में आपने पढ़ा, और सातूश के बारे में काफ़ी नॉलेज इकट्ठी की। तो लद्दाख बहुत ही फेमस है, ओके। और हमने जो थार डेजर्ट के बारे में भी काफ़ी चीज़ें समझ ली हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये देखिए, एक डू यू नो हम यहाँ देखना भूल गए थे कि लद्दाख के अंदर बहुत सारी जगह पर जो है फ़िश के सिलेक्टोन भी मिले हैं। तो इसका मतलब पहले जो थार के डेजर्ट उसमें सहारा डेजर्ट में अगर फ़िश के सिलेक्टोन मिले तो इसका मतलब पहले यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया यानी कि सी का एरिया हुआ करता था। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा लेसन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।